Good morning, class. Today we will be starting our Unit 5, Software Maintenance and Software Project Measurement. So, what is the need of maintenance? First of all, what is maintenance? Maintenance हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम लोग सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके डिप्लॉय कर देते हैं कस्टमर के पास, उसके बाद वी रिक्वायर टू डू द मेंटेनेंस वर्क, राइट? तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. पहला होता है करेक्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मेंटेनेंस हम लोग को तब करना पड़ता है जब हम लोग के सॉफ्टवेयर में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट्स एंड एरर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिफेक्ट? डिफेक्ट एरर्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो एरर्स आर द बग्स इन माय सॉफ्टवेयर. तो अगर मेरे सॉफ्टवेयर में बग्स हैं, अब सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 फेजेज़ हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे, यानी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, देन डिज़ाइन करेंगे. रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आफ्टर दैट हम कोडिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग करेंगे. मोटे मोटे रूप में ये 4 फेज़ होते हैं. फिर उनको अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग मॉडल यूज़ करके और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. तो अगर मैंने सपोज़ डिज़ाइन में कुछ एरर्स करी और वो एरर्स आई एम एबल टू कैच इन द नेक्स्ट फेज़, यानी कोडिंग फेज़ में मुझे पता चल गई कि डिज़ाइन फेज़ में कुछ एरर्स हैं, तो उस केस में मैं उनको एरर्स ही बोलूँगा. लेकिन अगर कुछ एरर्स अनडिटेक्टेड कस्टमर के पास तक पहुंच गई, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना लिया, डिप्लॉय कर दिया, और अब कस्टमर ने आइडेंटिफाई किया कि आपके सॉफ्टवेयर में ये एरर्स हैं क्योंकि मैंने तो ये रिक्वायरमेंट दी थी, पर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिस सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग, तो मैं उस एरर को फिर बोलूँगा डिफेक्ट है, राइट? तो करेक्टिव मेंटेनेंस हमको कब करना होता है? जब कोई डिफेक्ट आते हैं सॉफ्टवेयर में, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर फर्म की गलती के कारण अगर कुछ एरर्स कस्टमर फेस कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा डिफेक्ट्स, राइट? तो डिफेक्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम डिज़ाइन एरर्स, लॉजिक एरर्स और कोडिंग एरर्स. देन सेकेंड टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज एडॉप्टिव मेंटेनेंस. It includes modifying the software to match changes in the over changing environment. अब टाइम के साथ कुछ चेंजेस होते ही हैं, कुछ पॉलिसीज़ में चेंज हो सकते हैं, कस्टमर के फर्म में कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंज हो सकते हैं. तो फिर उस केस में हमको उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए वी हैव टू डू द एडॉप्टिव मेंटेनेंस. प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, इट मीन्स परफेक्टिव मेंटेनेंस. It means improving processing efficiency or performance or restructuring the software to improve changeability. इसका मतलब हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं. इस तरह के अगर हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग change in the evolution of software systems is known as software configuration management. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो there are many documents which are produced after every phase. जैसे रिक्वायरमेंट के बाद मेरे पास एक SRS निकल के आता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. उसमें भी अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं. मतलब मैंने अभी कुछ रिक्वायरमेंट गैदर करी, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया, SRS बनाया, फिर फर्दर कुछ दिनों के बाद कस्टमर ने कुछ चेंजेस बताए आफ्टर सर्टेन मीटिंग्स, तो फिर हम लोग वो चेंज करेंगे, तो हम लोग अगेन एक नया SRS न्यूअर वर्जन बनाएंगे, राइट? तो इसी तरह से डिज़ाइन में भी हम लोग को चेंजेस कुछ करने पड़ सकते हैं. एक बार डिज़ाइन बना के हमने कोडिंग टीम को दे दिया फॉर कोडिंग, पर कोडिंग टीम को कुछ प्रॉब्लम फेस हुई तो फिर हमको डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं. इसका मतलब हर डॉक्यूमेंट में हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूरी होता है वाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. तो जब हम लोग सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करते हैं तो उस चेंजेस को सारे टीम मेंबर्स को रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कोडर्स पुराने वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं, कुछ कोडर्स नए वर्जन पर काम कर रहे हैं. तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग दीज चेंजेस in the evolution of software system is known as software configuration management. और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ वर्जन कंट्रोल.
Now, a version identifies the state of a configuration item at a well-defined point of time. तो उस वर्जन नंबर में दो फील्ड्स होती हैं. एक तो होता है वर्जन नंबर, चेंजेस व्हेन अ प्रोडक्ट इज एक्सपांडेड टू एडिशनल फंक्शनैलिटी. अगर मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल फंक्शन ऐड कर रहा हूँ तो मैं चेंज करूँगा वर्जन का नंबर. और फिर इसी का एक और फील्ड होती है उसके आगे, वेरिएशन नंबर. तो वेरिएशन में हम लोग चेंजेस तब करते हैं जब हम लोग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में उसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं. तो नीचे मैंने लिखा हुआ है v.m.n. तो वर्जन नंबर के बाद m इज़ द वर्जन नंबर एंड n इज़ द वेरिएशन नंबर. नाउ लेट अस लुक इनटू दिस डायग्राम. तो यहाँ पर वर्जन 0.0 से जब मैं वर्जन 1.1 पर गया तो मैंने वर्जन नंबर भी चेंज किया और वेरिएशन नंबर भी चेंज किया. इट मीन्स कि मैंने कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी डाली है 0.0 से 1.1 में, और जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं. राइट. अब अगर मैं v1.1 से v2.2 से v3.2 पर पहुंचता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड की है प्रोडक्ट में. राइट. क्योंकि मैंने वर्जन नंबर चेंज किया, लेकिन 2.2 और 3.2 वेरिएशन नंबर में कोई चेंज नहीं है. इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए हैं. अब अगर मैं v4.3 से 4.4 पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमने वर्जन नंबर चेंज नहीं किया है, बट उसकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया हुआ है. दैट इज़ वाई फ्रॉम 4.3 टू 4.4. तो वर्जन नंबर चेंज नहीं हुआ, वेरिएशन नंबर चेंज हुआ. तो दिस इज़ हाउ वी मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स एंड कंट्रोल द डॉक्यूमेंट्स. Now, the next topic is software re-engineering. Software re-engineering is to translate the source code to a new language. अब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो मुझे उसको नई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की क्या ज़रूरत है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड. तो उसका रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि सपोज़ कुछ ओल्ड सिस्टम है जो कि हमने डेवलप किए थे, या मेरी कंपनी ने डेवलप किया है या किसी और की कंपनी ने डेवलप किया है, और कस्टमर उनको यूज़ कर रहा है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स. बट विथ टाइम कुछ चेंजेस आए और वो चेंजेस को हमको अब उसमें अडॉप्ट करना है. राइट. उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पुराने समय से यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं उस कस्टमर के फॉर्म में, तो उन सिस्टम्स को तो हम लोग बोलते हैं लीगेसी सिस्टम्स. अब इन लीगेसी सिस्टम्स में अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो या तो दो चीज़ें होना चाहिए. या तो जो जिस लैंग्वेज में या जिस टेक्नोलॉजी में मैंने उस लीगेसी सिस्टम को बनाया है वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे उन चेंजेस को जो वो कस्टमर अब चाहता है. हो सकता है कि पुरानी या ओल्ड टेक्नोलॉजी उन चेंजेस को सपोर्ट ही ना करता हो. एक रीज़न ये हो सकता है मुझे उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़े, मतलब न्यू लैंग्वेज में लेना पड़े. या फिर ये भी हो सकता है कि जो ओल्ड सिस्टम्स हैं वो उनका मेरे पास डिज़ाइन पार्ट नहीं है, सिर्फ कोडिंग पार्ट है. राइट. या फिर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में अगेन मुझे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर मेरे पास डिज़ाइन पार्ट नहीं है, सिर्फ कोडिंग पार्ट है, तो कोडिंग को देख के मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं समझ सकता. जब तक मेरे पास डिज़ाइन नहीं होगी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. तो अल्टीमेटली मुझे उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए डिज़ाइन पार्ट विल बी रिक्वायर्ड. राइट. सो दैट इज़ वाई री इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड. नाउ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम लोग फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं. जैसे रेशनल रोज IBM का प्रोडक्ट है, उस इट हैज़ गॉट द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टूल. इसमें हम लोग डिज़ाइन को एज अ इनपुट देते हैं और वो ऑटोमेटिक कोड को जनरेट कर देता है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन जो हम लोग उसको एज अ इनपुट दे रहे हैं. तो यहाँ पर डिज़ाइन विल बी गिवन एज अ इनपुट टू द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग टूल एंड आउटपुट विल बी द सोर्स कोड. अब वो सोर्स कोड अलग अलग लैंग्वेजेस में रेशनल रोज बना सकता है, लाइक जावा में, C++ में, .NET में, C# में एंड सो ऑन विद इन अ वेरी फ्यू मिनट्स और वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. तो हम लोग ऑटोमेटिक कोड जनरेशन करते हैं यूजिंग फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट. रिवर्स इंजीनियरिंग इसका जस्ट ऑपोजिट है.
इसका मतलब हम उसको सोर्स कोड इनपुट में देते हैं और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डिज़ाइन पार्ट मिलेगा. इट कैन बी अ फ्लो ग्राफ, इट कैन बी DFDs यानी डेटा फ्लो डायग्राम्स और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, STDs, स्ट्रक्चर चार्ट्स एक्सेट्रा. तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा रिवर्स इंजीनियरिंग में. नाउ री इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर मुझे री इंजीनियरिंग करना है तो जो कोडिंग पार्ट है उसको पहले रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करके उसका डिज़ाइन पार्ट निकालूंगा मैं. उसके बाद डिज़ाइन पार्ट निकलने के बाद मैं उस डिज़ाइन में चेंजेस करूंगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, न्यू रिक्वायरमेंट्स. और एक बार जब वो रिक्वायरमेंट बन गई, फाइनल हो गई, तो फिर मैं उसका डिज़ाइन बनाऊंगा. और फिर डिज़ाइन बनाने के बाद आई विल मेक यूज़ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ताकि ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाए, सो दैट आई कैन सेव सम ऑफ माई टाइम. तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग दोनों कंसेप्ट्स री इंजीनियरिंग में यूज़ में आ जाते हैं. Now next topic is COCOMO model. COCOMO model is constructive cost model. It has been developed by Dr. Barry Boehm. It may be applied to 3 classes of software projects. 3 तरह के प्रोजेक्ट्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं: ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड मोड या एम्बेडेड मोड. ऑर्गेनिक मोड उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं जो कि 2 से लेके 50 किलो लाइन्स ऑफ कोड तक का सॉफ्टवेयर हो, उसका साइज़ इतना हो, और अ सिंपल प्रोजेक्ट विद स्मॉल टीम एंड लेस रिजिड टाइम कंस्ट्रेंट काइंड ऑफ सिनेरियो हो उसमें. तो मैं बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक मोड का प्रोजेक्ट है. सेमी डिटैच्ड मोड मतलब 50 से 300 किलो लाइन्स ऑफ कोड साइज़ होगा उस प्रोजेक्ट का, इंटरमीडिएट इन साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और उसमें जो टीम होगी हमारी वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस्ड पीपल होंगे, कुछ फ्रेशर्स होंगे और कुछ एक्सपीरियंस पीपल होंगे, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, टाइम कंस्ट्रेंट होगा, वो भी मिक्स ऑफ रिजिड एंड लेस रिजिड रिक्वायरमेंट्स होगा. थर्ड कैटेगरी इज एम्बेडेड मोड. एम्बेडेड मोड उस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें ग्रेटर देन 300 किलो लाइन्स ऑफ कोड होगा साइज उसका, और सॉफ्टवेयर के साथ टाइट शेड्यूल होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स होंगे, टाइम कंस्ट्रेंट्स होंगे. तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड मोड का प्रोजेक्ट है. नाउ द COCOMO model gives us these 4 equations for calculating the effort, duration, number of persons and productivity. Here we have used A, B, C and D. These 4 are constants which have been already given or predefined. So this you can see in this table, और इसमें तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए A, B, C, D अलग अलग वैल्यूज़ के हैं. राइट. नाउ लेट अस सॉल्व one problem using this COCOMO model. Suppose a software has to be developed having 100,000 lines of code. Compute the effort, development time, number of persons and productivity. अब यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस कैटेगरी का, ऑर्गेनिक का है कि इंटरमीडिएट है या एडवांस. तो हम लोग यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है वो यहाँ पर 100,000 लाइन्स ऑफ कोड मीन्स 100 के लॉक का है. तो 100 के लॉक हमारा सेमी डिटैच्ड मोड में आता है. 50 से 300 के लॉक इसका रहता है. राइट. तो ये सेमी डिटैच्ड मोड का है. इट मीन्स मैं कॉन्स्टेंट्स ABCD जो यूज़ करूँगा वो सेमी डिटैच्ड मोड वाले यूज़ करूँगा. अब एफर्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ A इंटू साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इन के लॉक टू द पावर B. तो हियर A इन द सेमी डिटैच्ड मोड इज़ 3 एंड B इज़ 1.12. तो 3 इंटू 100 टू द पावर 1.12 PM मीन्स पर्सन मंथ्स. तो एफर्ट मेरा यहाँ पर आया 521.34 पर्सन मंथ. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 521 या 522 ले लें हम लोग अप्रॉक्सीमेट, 522 पर्सनस 1 महीने तक काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय एफर्ट. नेक्स्ट ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का फॉर्मूला इज C इंटू एफर्ट टू द पावर D, और ये आंसर देगा मुझे मंथ्स में. तो यहाँ पर C मेरा 2.5 है और D 0.35 है. तो 2.5 इंटू 521.34 जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था टू द पावर 0.35 मंथ्स, दैट इज़ 22.33 मंथ्स. तो इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा 22.33 मंथ्स. नंबर ऑफ पर्सनस का फॉर्मूला है एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन. तो दोनों चीज़ें हम लोग ने अभी ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं. तो इट इज़ कमिंग टू बी 24 पर्सनस. तो इट मीन्स 24 persons will be working in this particular project for 22.33 months and then this project will be completed. Productivity उसका फॉर्मूला है के लॉक अपॉन ई. के लॉक हमारा 100 है और एफर्ट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 521.34. तो आंसर आ रहा है 0.19 के लॉक
पर पर्सन मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन 0.19 किलो लाइन्स ऑफ कोड जनरेट करेगा एक महीने में। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्टिविटी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।